धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कुछ ज्यादा ही चर्चा में। कल से आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया और ये बताने की कोशिश की कि कैसे वो एक आरएसएस का एक मजबूत प्रोडक्ट है और उनको मराठी क्यों आती है। सवाल यह भी उठ रहा है कि दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद ही आरएसएस का चर्चा इतना क्यों किया जा रहा है। क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जेपी नड्डा ने आरएसएस को अंडर एस्टिमेट कर दिया था या करने का जो खामियाजा भाजपा के सामने आया था, उसके बाद फिर से एक बार आरएसएस को सर्वे सर्वा बनाया जा रहा है। और अब आरएसएस का टारगेट क्या बंगाल है? क्या श्याम प्रसाद मुखर्जी वहीं से आते हैं? आज तक भाजपा वहां कभी कामयाब नहीं हो पाई है और उससे पहले बिहार में चुनाव है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ घट रहा है। देश के उपराष्ट्रपति भी कुछ बोल रहे हैं, उत्तराखंड में भी कुछ हो रहा है जिसको लेकर लोग कह रहे हैं कि अगर कश्मीर में ऐसा हो गया होता तब क्या होता। और भी हैं कई घटनाक्रम जिन पर करेंगे बातचीत, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर राम पुनियानी जी। नाम ही काफी हैं, आप जानते ही हैं। सोशल मीडिया पे उनके बहुत सारे वीडियोस हैं और उनकी बहुत सारी किताबें हैं। आप लोगों को पढ़ना चाहिए और आज के दौर में तो खासतौर पर पढ़ना समझना चाहिए, क्योंकि हर तरफ सिर्फ नफरत फैलाई जा रही है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद आपका। मैं प्रधानमंत्री के बयान पे बाद में आना चाहता हूं। उससे पहले जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है आरएसएस के जरिए कि देश हिंदुत्ववादियों का है और यहां पर सिर्फ हिंदुत्ववादियों की ही चलेगी, उसे आप कैसे देखते हैं? वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, लगातार अलग अलग तरीके से भारत एक हिंदू राष्ट्र है और आरएसएस और उसका संगठन और उसके साथी इसको एक हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाएंगे, ये अलग अलग तरीकों से बात करते हैं। तो अभी बुर्दवान में वेस्ट बंगाल में भागवत जी 10 दिनों के लिए गए हैं, जो आरएसएस के सरसंघ चालक हैं। उन्होंने बुर्दवान के अपने भाषण में कहा कि हिंदू ही इस देश के लिए जिम्मेदार हैं, वो ही इसको संभालने वाले हैं, और बाकी धर्मों को उन्होंने उसके पीछे रखा और ये भी कहा कि हम सहिष्णु रहेंगे, हम लोगों को इस प्रकार से मान्य करेंगे। पर जैसे हिंदू प्राथमिक है, ये बात उनकी बात में आई और वो बाकी धर्मों को कई प्रकार से रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। कई उनके लोग ये कहते हैं कि भारत में जो है तो आप तो हिंदू ही हैं। ये भी गलत है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी धार्मिक पहचान है। हम दूसरे के ऊपर अपनी सोच थोप नहीं सकते। मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप हिंदू हो, आपका जो मजहब है वो आपकी चॉइस है। तो ये कहना कि यहाँ के सभी लोग हिंदू हैं और हिंदुओं पर कई वर्चस्व रहेगा और हमारे बीच में जो विविधता है वो विविधता का हम सम्मान करते हैं, पर उनका मुख्य उद्देश्य था हिंदुओं के अंदर की विविधता। भारत इंडिया के अंदर की विविधता नहीं है। भारत के अंदर तो विविधता ही मुख्य बात है। भाषा में हो, धर्म में हो, हमारे खाने पीने में हो, तौर तरीकों में हो। तो वो विविधता को तो हमारे आज़ादी के आंदोलन ने एक प्रकार से जोड़ने का काम किया। अब ये लोग बात कर रहे हैं हिंदुओं के अंदर की विविधता। जैसे शिया, ये मुसलमानों में शिया सुन्नी टाइप है, यहाँ भी शैव वैष्णव हैं, यहाँ तो जाति प्रथा भी है, जाति प्रथा की ऊंच नीच भी है, स्त्रियों को दुय्यम स्थान तो हर जगह है ही। तो ये जो बातें विविध प्रकार से हिंदू समाज के अंदर की हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज के अंदर की विविधता को वो टारगेट कर रहे थे। और वैसे भी उनके जो बेसिक सिद्धांत हैं, जब वो मनुस्मृति की बात करते हैं तो मतलब ऊंच नीच तो आ गई। ऊंच नीच को बनाए रखकर हिंदू समाज की एकता करना, ये उनका एक मुख्य उद्देश्य है और उसको वो अलग अलग चालाक भाषाओं में लोगों के सामने रखते रहते हैं। मेरा सवाल यहाँ पे ये है सर कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से आपको नहीं लग रहा है ये लोग कुछ ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, ज्यादा हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं? हरियाणा चुनाव को देख लीजिए, महाराष्ट्र चुनाव को देख लीजिए, अब दिल्ली चुनाव को देख लीजिए। घर घर जाकर शपथ दिलवाई गई हैं। ये तक कहा गया है कि लोगों को पैसे तक दिए गए हैं। रिपोर्टें ये तक छपवाई गई हैं कि महाराष्ट्र में हो चाहे दिल्ली में हो, आरएसएस ने इतनी मीटिंगें की हैं, कामयाब हो गया है। ये वापिस आरएसएस की तरफ जाना और आरएसएस का फिर चारों तरफ गुणगान होना, इसके साथ भी बताइएगा क्या 100 साल पूरे हो रहे हैं इस वजह से हो रहा है? देखिए, एक तो 100 साल तो हो ही रहे हैं और आरएसएस का संगठन जमीनी लेवल पर बहुत मजबूत होते जा रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है अकरम भाई, कि आरएसएस का संगठन अभी पहले से बहुत मजबूत है। बीच में अब मोदी जी का जो थोड़ा एरोगेंस था, उनका जो था कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ, तो उस समय नड्डा जी ने कहा
कि अभी हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो आरएसएस ने वही सोचा कि बीजेपी को थोड़ा ठिकाने पे लाया जाए, इनके ईगो को थोड़ा कम किया जाए। तो इसलिए भागवत जी ने उस समय भी बयान दिया, कोई व्यक्ति पहले खुद को देवता समझता है फिर भगवान समझता है, तो उनका इशारा इसी ओर था। तो इसलिए वो जनरल इलेक्शंस में शायद उन्होंने काम कम किया होगा। पर जो जनरल इलेक्शंस में इनका था 400 पार वाला, वो जब फेल हो गया तो फिर से उनकी जो रिथिंकिंग हुई, पुनर्विचार हुआ, तो उसके बाद फिर से आरएसएस के पलड़े में गए। तो आपको मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूँ। यहाँ जो बीजेपी के लीडर हैं देवेंद्र फडणवीस, वो आरएसएस के सभी संगठनों से मिले और उन्होंने इन संगठनों को कहा कि आप घर घर जाके गांव गांव में मीटिंग्स लो, ये तो कोई और संगठन कर नहीं सकता। तो इन्होंने महाराष्ट्र में 60,000 ऐसी मीटिंग्स की गांव में, जहाँ कोई और पार्टी की किसी प्रकार की कोई पहुंच नहीं है। तो आरएसएस का जो इसमें महत्व है वो बीजेपी को, यानी बीजेपी तो पहले ही आरएसएस का प्रोडक्ट है, पर फिर भी कई बार वो रहता है ना कि बेटे को थोड़ा ज्यादा एरोगेंस आ गया। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, कि जो महागठबंधन बना इंडिया के नाम पर और उसने जो एक अभियान चलाया है कि संविधान बदल देंगे, उससे कुछ नहीं हुआ। जो आरएसएस चाह रहा है वही हो रहा है बस। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आरएसएस महागठबंधन से कुछ नहीं हुआ। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि महागठबंधन के कारण ही इनके 400 पार का नारा पूरा नहीं हुआ। और ये जो महागठबंधन है वो अभी उतना सक्रिय नहीं है, वो भी एक दुख की बात है। तो आरएसएस भी अपना जोर लगाएगा जब चाहेगा, और वो बीजेपी को भी डिसिप्लिन में रखेगा। और महागठबंधन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है जो 2024 के चुनाव में स्पष्ट हुआ। तो 2024 के चुनाव में दो बार देखिए, एक, महागठबंधन अपनी काफी मजबूत समझ से सामने आया, दूसरी तरफ आरएसएस शायद थोड़ा पहले से कम सक्रिय हो, तो उसका परिणाम 2024 में दिखा। तो उसको फिर से रेक्टिफाई करके, ठीक करके आरएसएस को फिर से सक्रिय किया गया है, जो भी उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग हो, समझौता हो। तो ये मैं तो महागठबंधन को आज देश के लिए सबसे जरूरी बात मानता हूँ। ठीक है। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, बहुत सारे लंबे चौड़े उन्होंने बयान दिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कोविड है, उसको मिटाने की जरूरत है। मतलब विदेशों से जो पैसा लेके यहाँ पर वोट परसेंटेज बढ़वा रहे थे 2024 में, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन उसी बीच उन्होंने कहा कि चाणक्य नीति से हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो क्या अब लोकतंत्र में राजतंत्र वाली चाणक्य नीति चलाई जाएगी या चल ही रही है? इन्होंने खुल के बोल दिया बस। देखिए, ये वैसे भी चाणक्य नीति का मुख्य आधार है साम दाम दंड भेद, किसी भी आधार पे अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जबकि आजादी के आंदोलन के नेता ने कहा, जो आपका रास्ता होगा वही उसका निष्कर्ष होगा। मतलब आपके रास्ते पे डिपेंड है कि उसका एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा। यानी आपको जो एजेंडा, गोल, लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए शुद्ध विचारों की जरूरत है। ये तो एक तरफ चाणक्य नीति, जिसको मोदी, शाह और धनखड़ जैसे लोग मानते हैं, बीजेपी जैसे लोग मानते हैं, और दूसरी तरफ गांधी का रास्ता, कि आपको जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसमें पूरी पूरी ईमानदारी के साथ उस ओर जाना पड़ेगा। अगर आपका रास्ता ईमानदार है तो लक्ष्य ईमानदार निकलेगा। रास्ते में ही आप इस प्रकार के समझौते करते हैं और अलग अलग प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो एंड प्रोडक्ट आएगा, एजेंडा रहेगा, उसमें इसी का आधार रहेगा। इसमें आपको उदाहरण दे दूं कि पाकिस्तान जब बना तो जिन्ना साहब तो सेक्युलर थे, पर उनका जो पूरा आधार था वो कम्युनल था। पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना की मृत्यु के बाद पूरा कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता सामने आ गई। तो ये मुस्लिम लीग का रास्ता अलगाववाद का था, और वो समांतर और विरोधी कहा जा सकता है। तो आपका जिस प्रकार से रास्ता होगा उसी प्रकार से एजेंडा होगा। चलिए, इस पर कभी विस्तार से और आगे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जगदीप धनखड़ ये भी कह चुके हैं कि क्या मतलब बनता है सीबीआई डायरेक्टर को नियुक्त करना है, उसमें जुडिशरी का बंदा क्यों बैठेगा। चुनाव आयोग की नियुक्ति से आप जानते हैं पहले ही जुडिशरी के बंदे को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर किया जा चुका है। तो ऐसे जो बोल वचन देते हैं वो एवे ही तो देते नहीं होंगे। अब रुख कर लेते हैं दूसरी खबरों का। उत्तराखंड के सीएम ने विधानसभा से कानून पास कर दिया। हालांकि उन्होंने यूसीसी भी बनाया भी हाल फिलहाल में, सबको बराबरी का अधिकार देने की बात कर रहे थे वो, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आके जमीन नहीं खरीद सकते। अब ये बात बहुत दिनों से चल रही है। जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो कुछ जो हमारे यहाँ के राज्य हैं, पहाड़ी राज्य,
उनमें भी इस प्रकार के प्रावधान रखे गए थे कि बाहर के लोग यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। वो इसका आधार ये था कि स्थानीय लोगों को ज्यादा वो उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो अभी ये जो नया कानून ये ला रहे हैं, तो ये उसी तर्ज पे ला रहे हैं जो कानून कुछ और राज्यों में था और जो कश्मीर में था। अगर कश्मीर में इस प्रकार की बात होती तो एकदम तूफान खड़ा हो जाता कि कैसे ये अलगाववाद की बात कर रहे हैं, कैसे ये राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है, कैसे ये एंटी नेशनल है। पर ये क्योंकि भाजपा प्रशासित राज्य है, तो अभी तो हमें ज्यादा इंटीग्रेशन की बात करना चाहिए, पूरे भारत की बात करना चाहिए, सब लोगों के मेल मिलाप की बात करना चाहिए। तो ये उसके एकदम विरोध में जाकर वो क्योंकि सत्ता में है और इस प्रकार की बातों को करके वो चुपचाप निकल जा रहे हैं बिना कोई दुष्परिणाम भोगे हुए। मैं एक सवाल आपके अनुभव के हिसाब से पूछना चाहता हूं और हमारे जो सुनने वाले हैं वो लोग भी शायद समझना चाहते हूं। क्या है इनके पास ऐसा कि ये अपने हिसाब से कुंभ को महाकुंभ बना देते हैं, अपने हिसाब से ये जहां चाहे कश्मीर में जिस मुद्दे पे बवाल करा देते हैं, उत्तराखंड में उसी मुद्दे पर कानून बनाने की बात कर जाते हैं? क्या इनके पास ऐसे विचारक हैं, क्या चीजें हैं, क्या आप समझ पाते हैं कि यहाँ का आम आदमी जो है वो भोला सा है, उसको ये फंसा लेते हैं, या वो कभी उन चीजों के पीछे उस तरीके से खोज खबर करने जाता ही नहीं है कि बोलते क्या है करते क्या है? आपका क्या अनुभव है? देखिए, मेरा जो अनुभव इस प्रकार से है कि मैंने जो भी पढ़ा समझा और देखा है इसके बारे में, तो क्या हुआ है कि आरएसएस के पास जो विचारक जो पहले गोलवलकर हुए और ये सावरकर के विचारों को भी आरएसएस, सावरकर आरएसएस में नहीं थे पर उनके विचारों को भी ये लेते हैं। तो इस आधार पे उन्होंने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है जिसमें हजारों शाखाएं हैं, लाखों स्वयंसेवक हैं, हजारों कार्यकर्ता हैं। और ये लगातार गांव में, शहर में, घर घर जाकर खुद की जो विचारधारा है उसको सरलीकृत रूप में पर्सन टू पर्सन बताते हैं और कौन सी ऐसी पार्टी और कौन सा संगठन है जो ये काम करता है। तो इस हम्म। प्रकार से विचारों की जो शून्यता है, वैक्यूम है, उसको ये भरते हैं। तो उनके हम्म। पास कोई बड़े विचारक होने की जरूरत नहीं है, जो कार्यकर्ता है उसके आधार पर ये कर लेते हैं। विचारकों में से तो वो गोलवलकर, सावरकर, इन्हीं को मुख्य रूप से कहते हैं, बाद में दीनदयाल उपाध्याय को मुख्य रूप से देखते हैं। पर उनकी मुख्य जो ताकत है वो ये प्रचारक और स्वयंसेवक हैं जो गांव गांव, घर घर जाकर व्यक्ति से व्यक्ति और छोटी छोटी मीटिंग्स लेके अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। और उसी के कारण फिर देखिए, जुडिशरी पर इफेक्ट हुआ, हमारी नौकरशाही पे इफेक्ट हुआ, पुलिस हम्म। व्यवस्था पे इफेक्ट हुआ, मीडिया को उन्होंने पूरा हजम कर लिया है। तो ये सब चीजों का देखिए, अभी तो बीजेपी केंद्र में सत्ता में होने करीब 11 साल हो रहे हैं, कई राज्यों में भी सत्ता में है। तो पूरा जो पेनिट्रेशन जिसको बोलते हैं, घुसपैठ, समाज के, राज्य के हर क्षेत्र में इनकी बहुत गहरी घुसपैठ है, जिससे ये अपनी मर्जी से जो चाहें, जो भले ही वो संविधान के विरोध हो, उसको लगा जी, लेते हैं। ठीक है, संविधान के विरोध हो या संविधान विरोधी बता दें इंदिरा गांधी को, देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो जाए, तमाम तरीके की चीजें हैं, और कांग्रेस ये कहे कि आरएसएस ने पैसा लेके सब करवाया था, तो भैया तुम सत्ता में रह के इनका इलाज क्यों नहीं करते हो? देखिए, कांग्रेस में जितनी प्रतिबद्धता आजादी के आंदोलन के दौरान थी, आप देखिए उस समय बड़े बड़े नेता थे, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस 1938 तक कांग्रेस में थे, सरदार पटेल आखिर तक उसमें रहे। तो वो लोगों का जो एक नैतिक शक्ति थी, उसके आधार पे इन विचारों पर वो कंट्रोल रखते थे। गांधी हम्म। की एक एक स्पीच अगर आप सुनिए तो वो लाखों करोड़ों लोग उसके उससे प्रभावित होते थे। नेहरू की एक एक नीति देखिए, उससे भी करोड़ों लोग प्रभावित होते थे। सुभाष चंद्र बोस, खैर उसको ये बाद में 1938 के बाद ये अलग हो गए, पर उनकी भी यही भाषा थी जो धर्मनिरपेक्षता की थी, जो हम्म। बाहुल्यवाद की थी, जो सब लोगों को बोलने की बातें थी। उसके कारण आजादी के आंदोलन में एक मजबूती बनी रही और लोगों के विचार सकारात्मक दिशा में गए। जबकि आजादी के बाद इस प्रकार से विचारों को जनता तक, जन जन तक पहुंचाने का कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा तरीका इन लोगों ने नहीं सोचा। जबकि आरएसएस ने उसी पे फोकस किया कि हम कैसे कैसे जनता के बीच में जाएंगे। तो पहले मीडिया पे कंट्रोल तो अभी अभी 25-30 साल से ज्यादा हो गया है, और उनके कार्यकर्ता और शाखाएं ये तो हर जगह है, हर जगह इस जी। प्रकार की बात करती रही।
अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है सर कि जब तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में हैं, सब जानते ही हैं ये लोग किस तरीके से काम करते हैं, तो विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इनके खिलाफ उस तरीके से एक्शन नहीं ले पाती हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूं। सचिन पायलट कहते कहते थक गए कि भैया भ्रष्टाचार की फाइल खोल लो। अशोक गहलोत जी ये बोल रहे थे कर्नाटक में कि बसवराज बोम्मई 40% कमीशन लेता है। हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है, क्या पहली जो सरकार थी जयराम ठाकुर की, उनने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया? ये कुछ करते क्यों नहीं है? क्या इनके अंदर आरएसएस के लोग बैठे हैं इसलिए? दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। इनके अंदर जैसे वो स्लीपर सेल बोलते हैं अंग्रेजी में, वो काफी महत्वपूर्ण शब्द है, स्लीपर सेल है। और दूसरी तरफ से जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें भी इनके कई लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। जैसे ये डोभाल कोई आज की बात नहीं, ये कितने सालों से प्रशासन में बैठे हैं, तो उस समय क्या करते होंगे। और कई जैसे चंद्रचूड़ जैसे जज भी आए, और वो इनके विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। फैसला देते समय बोलते हैं कि हम भगवान के सामने बैठे और उनसे हमने मार्गदर्शन लिया और अपना फैसला दे दिया। तो कांग्रेस के अंदर वो मजबूती अभी जो पहले थी, वो पिछले 25-30 सालों में, 40 सालों में खत्म हो गई है। पर मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि जी। इसी कांग्रेस के अंदर और जो समांतर संगठन है, जिसको हम सिविल सोसाइटी ग्रुप्स कहते हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स अब सक्रिय हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं, और वो इस प्रकार की बातों को लोगों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अकरम भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस निराशा के दौर में भी अभी ग्राउंड लेवल पर जो सिविल सोसाइटी आशा के की ग्रुप, उम्मीद है। हाँ बस मायावती देखिए, और कांग्रेस, मैं रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा आपको। मायावती और कांग्रेस एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, तो आपको कहां आशा की उम्मीदें नजर आ रही हैं सर? देखिए मेरा स्वभाव थोड़ा आशावादी है। मैं उम्मीद की अच्छी चीजें होंगी, और क्या कर सकते हैं, निराशा में तो जीने का नहीं है। बिल्कुल निराशा सर, में बिल्कुल। तो हम नहीं सकते। तो उम्मीद लेकिन करेंगे मैं अच्छी चीजें मैं होंगी। अपने इस सवाल को इसलिए बढ़ा रहा हूं कि विपक्ष जो है अभी भी आपस में ही उलझा हुआ है, समझ नहीं रहा है कि हमें लड़ना किससे है। कौन ऐसी शक्तियां हैं जो सब कुछ मिटाकर इस देश के लोकतंत्र को रूस और चाइना का लोकतंत्र बनाने पर तुली पड़ी हैं। देखिए ये बात तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल शीशे की सरी का साफ है कि आज का लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, चाइना के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, अमेरिका के सामने घुटने टेक कर बैठे हैं। और पहले लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, तो अभी घुटने टेक कर बैठे हैं, चाइना के हम्म। सामने भी और अमेरिका के सामने भी। विपक्ष जी। को दिख तो रहा है, पर कई विपक्ष अपने पर्सनल नैरो संकीर्ण स्वार्थ के कारण वो अपनी राजनीति चला रहा है कि भाई मेरा पावर यहाँ बने रहना चाहिए। वो लंबी बातें नहीं सोच रहे, जो मेरे ख्याल से राहुल गांधी का मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगा। वो लंबी बातें सोच रहे हैं, पर उनके आसपास का जो तंत्र है वो उतना मजबूत नहीं है जिससे वो इसको लागू कर पाए। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग देखें यहाँ के संविधान के मूल्यों को, और जो संकीर्णता की राजनीति लाने वाले हैं, उनके खिलाफ खड़े रहने की बात करते हैं, उसकी आज बहुत जरूरत है। और इसके लिए हमें सबको कोशिश करनी चाहिए। क्या कोशिश कर पाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री खुले मन से आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं और ये तक बता रहे हैं उन्हें मराठी क्यों आती है। बिल्कुल। अब है तो बहुत मुश्किल काम, मैं इस बात को मानता हूँ। हम्म। है तो बहुत मुश्किल काम, एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे चढ़ना है। हमारे जी। पैर में जूते नहीं है, हमारे पैर में जूते नहीं है। पहाड़ हम्म। पे बहुत सारे कांटे और पत्थर पड़े हैं, कंकड़ पड़े हैं। है तो रास्ता उतना ही मुश्किल। और उसमें आगे देखिए, लोगों की चेतना जागरूक होती है कि नहीं, लोगों की चेतना राजनीतिक पार्टियों पे इन्फ्लुएंस करती है कि नहीं, ये सब उस पर आधारित है। तो इसको हम यहाँ 50-50 कह के छोड़ देते हैं। थोड़ी उम्मीद है, थोड़ी नाउम्मीदगी है। नहीं, मैं आपके अनुभव से एक चीज और समझना चाहता हूं। कहते हैं कि लंबे समय तक मुसलमानों का भी शासन रहा इस देश पर, लेकिन मुसलमान आज भी अल्पसंख्यक हैं। यहाँ पे क्रिश्चियन भी आए, यानी कि अंग्रेज भी आए, वो भी ज्यादा लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाए। यहाँ पर सम्राट अशोक का भी शासन था, और उनका जो धर्म है बौद्ध, वो भी यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। तो नफरतें यहाँ चलती नहीं है, ये अलग बात है कि आज के दौर में दिख ज्यादा रही हैं। नहीं, नफरतें पहले जो चलती रही हैं, ये जो मुगल काल को जो बोलते हैं राजाशाही, उसकी तुलना आज से नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम्म। मैं से एक ही उदाहरण दे देता हूँ कि औरंगजेब, जिसको सबसे खराब और अत्याचारी राजा कहा जाता था, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में 34% अधिकारी तो हिंदू थे। उनका हम्म। खजांची हिंदू था, सेनापति हिंदू था। तो हम्म। वो जो राजाशाही का युग था वो अलग था। अभी आज जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, उसके पीछे सियासत है। क्योंकि हम्म। पहले राजा तो अपने परिवार में ही सब उत्तराधिकारी कर लेते थे, और हर एक राजा अपने राज्य का विस्तार करता था।
ऐसा तो नहीं था कि आप पड़ोस के राजा, मैं आपको कहूंगा अकरम भाई मैं आपके राज्य को ले लूंगा, आप बोलेंगे हाँ ले लीजिए। ऐसा तो कभी होता नहीं था। वो भी संघर्ष की बात थी ना। आज सच अलग प्रकार का है, इसलिए आज एक राजनीतिक प्रवाह को नफरत फैला के अपनी ताकत को मजबूत करना है। तो ये मेरा मुख्य समझ है, और उसी के लिए मुझे लगता है कि हम सब ने सोचना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि 50-50 है, और 50-50 वाली बात आपकी 60 तक इसलिए चली जाती है क्योंकि ये लोग अभी तक 40% की पार नहीं जा पाए हैं। यानी कि इनको जो लोग वोट देते हैं उससे ज्यादा वोट इनके खिलाफ में पड़ता है। बस वो 60% वाला जो वोट है वो बिखरा हुआ है विपक्ष के रूप में। वो ना जाने उसको कब संजो पाएंगे, समेट पाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बातचीत थी, बहुत सारे सवालों के आसपास हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। जो भी आपकी राय हो जरूर दीजिएगा। और आपका बहुत शुक्रिया सर, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।